हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उद्गम बैच। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके लिए मैं 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो CSR नेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को जो बेसिकली पढ़ाने वाली हूँ डेट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये जो 3 यूनिट है, इसके जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बेसिकली मैंने इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, या फिर ये कह सकते हो कि इस बैच का प्लानर बनाने से पहले, मैंने 10 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज किया और मैंने देखा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने जून का जो पेपर है, जून 2023 का जो अपीयर हुए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछा गया है। प्लांट फिजियोलॉजी का भी वेटेज अच्छा था और डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एज इट इज जैसा हमेशा रहा है वैसे ही रहा है। ठीक है। यस, हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उद्गम बैच में। बेसिकली मैं उन 15 टॉपिक्स को लेकर आई हूं जहां से क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। अगर आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत डेप्थ में पढ़ा होगा, यस, जितने भी CSR एस्पेरेंट है वो तो मॉलिक्यूलर पढ़ के ही जाते हैं, उसको स्किप करके नहीं जाते हैं। ऑल राइट। हम मॉलिक्यूलर के उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चंस जो है वो मिलते हैं, और हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। यस, डेफिनेटली कि आपने थ्योरी तो सीख लिया, आपने कॉन्सेप्ट को तो गेन कर लिया, बट व्हाट अबाउट क्वेश्चंस, आप उसको क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट कर पाते हो, उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। ऑल राइट। सो आज अपना फर्स्ट लेक्चर है, डेट इज आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है DNA रेप्लिकेशन, एंड टुडे इज माय वेरी फर्स्ट लेक्चर। लेट स्टार्ट द लेक्चर। ओके। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डेट इज DNA रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट। आज हम लोग देखेंगे कि यूकैरियोटिक में एंड प्रोकैरियोटिक में DNA रेप्लिकेशन कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है। चल, यस। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर का, ठीक है, तो हम DNA रेप्लिकेशन से बात स्टार्ट नहीं करेंगे, हम बात स्टार्ट करेंगे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो कहां से स्टार्ट होता है। तो सभी को पता होगा कि ये बहुत बेसिक सी बात है कि DNA रेप्लिकेशन या फिर मॉलिक्यूलर का जो ओरिजिन है वो स्टार्ट होता है सेंट्रल डोग्मा से। तो हम अपनी जर्नी जो है मॉलिक्यूलर को यहां से स्टार्ट करेंगे कि सेंट्रल डोग्मा जो है वहां से पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा। ठीक है। यस, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल डोग्मा के बारे में। ठीक है। सेंट्रल डोग्मा, तो जैसे कि आप सभी को, मुझे पता है आप सभी को पता होगा कि सेंट्रल डोग्मा में होता क्या है। बहुत बेसिक सी बात है कि DNA अगर अपनी कॉपी डुप्लीकेट करती है, ठीक है, DNA अपनी कॉपी अगर डुप्लीकेट करती है, ठीक है, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट करती है, तो ये जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, ठीक है। और जब इस डीएनए से जब इस डीएनए से आरएनए बन जाता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। एंड इस आरएनए से प्रोटीन्स बनता है, प्रोटीन्स। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। ठीक है। तो यस, ये बेसिक सी बात मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा। बस डेफिनेटली हम मॉलिक्यूलर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सेंट्रल डोग्मा पता होना चाहिए कि सेंट्रल डोग्मा जो है वो कैसे चलता है। एंड वन मोर थिंग, इसमें हम एक चीज और पढ़ते हैं कि ये जो आरएनए है वो रिवर्स होके डीएनए भी बन जाता है। ठीक है, ये आरएनए जो है वो डीएनए भी बनता है। ये प्रोसेस जो होता है उसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ऑब्वियसली कि ये जब आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पे कोई पर्टिकुलर एंजाइम जो है उसका इन्वॉल्वमेंट होता होगा, और उस एंजाइम को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यस, चलो ये भी सीख लिया। यहां से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपके पार्ट बी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का कॉन्सेप्ट जो था वो किन्होंने दिया था। ये दिया था बाल्टीमोर ने, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था बाल्टीमोर ने, ठीक है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। यस, ये था सेंट्रल डोग्मा के बारे में। यस, ऑब्वियसली ये सारी चीजें सबको पता होगा। इस स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जाता है बाल्टीमोर के बारे में, कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा, ठीक है। अब देखो हम बात करने वाले हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट कैसे होता है। तो हमारा आज का जो टारगेट है वो हम ये पढ़ने वाले हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो हम यूकैरियोटिक में भी पढ़ने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक में भी पढ़ने वाले हैं। दैट मींस हमें डीएनए से डीएनए बनाना है। इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए अपनी कॉपी डुप्लीकेट करती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। ऑलराइट, तो यहां पे अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक क्रोमोसोम को, तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कैसा होता है बच्चा, ये आप सभी को पता होगा कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो होता है वो होता है सर्कुलर, ठीक है, वो सर्कुलर होता है। अगर हम लोग बात करें, यस, अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम के बारे में, तो ये कैसा होता है, ये जो होता है वो लीनियर होता है, ठीक है। यस, ये कैसा है, ये लीनियर क्रोमोसोम है, ठीक है, ये लीनियर क्रोमोसोम है। और इसके बीच में इसके बीच में इसके बीच में क्या होता है, ठीक है। इसके बीच में ये जो आपको यहाँ पे जो आपको जो ब्राउन कलर की जो लाइन दिख रही है वो किसकी लाइन है, वो है नाइट्रोजनस बेसिस का। कि जो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंकअप होते हैं, ठीक है, वो जुड़े हुए होते हैं। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के बारे में, अगर मैं नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बात करूं, है ना, उसी तरह यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है ये भी कैसा होता है, ये सर्कुलर क्रोमोसोम होता है और ये लीनियर क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ये सर्कुलर क्रोमोसोम होता है और ये लीनियर क्रोमोसोम होता है। तो अगर मैं बात करूं सर्कुलर क्रोमोसोम जो होता है वो किसमें होता है, सर्कुलर सर्कुलर क्रोमोसोम जो होता है वो होता है बेटा प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में। और अगर हम लोग बात करें लीनियर क्रोमोसोम का, तो लीनियर क्रोमोसोम किसमें होता है, लीनियर क्रोमोसोम किसमें होता है, लीनियर क्रोमोसोम जो होता है वो होता है बेटा यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि हम लोग यूकैरियोट्स किसको बोल रहे हैं, प्रोकैरियोट्स किसको बोल रहे हैं। प्रोकैरियोट्स का क्रोमोसोम सर्कुलर होता है या लीनियर होता है, यूकैरियोट का क्रोमोसोम सर्कुलर होता है या लीनियर होता है। तो पहले आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो यस, अगर हम लोग बात करें सर्कुलर क्रोमोसोम दैट मीन्स ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। अगर हम लोग बात करें लीनियर क्रोमोसोम का तो ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, ठीक है। चलो ये तो हमने देख लिया कि यूकैरियोट में कैसा क्रोमोसोम पाया जाता है एंड प्रोकैरियोट में कैसा क्रोमोसोम पाया जाता है, ये हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि हम बात करने वाले हैं डीएनए के बारे में, ठीक है। डीएनए के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि हम डीएनए का स्ट्रक्चर देख ले, क्या डीएनए का स्ट्रक्चर देख ले, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर देख ले। बहुत बच्चों को यही क्लियर नहीं होता। अब इस डीएनए को स्ट्रक्चर को आप देखो तो ये तो अगर हम देखें
ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन, और ये हो गया फोर्थ कार्बन, ठीक है, ये फोर्थ। और यहां पे होता है CH2OH, ये कार्बन जो है वो होता है फिफ्थ कार्बन, ठीक है। अब देखो, जो आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है वो कहां पे होता है, वो सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप पे डिफरेंस होता है। दैट मींस कि यहां पे सिर्फ O प्रेजेंट होता है और यहां पे OH प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहां पे भी H होगा, यहां पे भी H होगा, ठीक है। यहां पे होगा OH और यहां पे होगा H, और यहां पे तो H है ही, और यहां पे उसका CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और अगर मैं बात करूं, ये तो क्योंकि हम यहाँ डीएनए के बारे में देख रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो आपका डीएनए का है। दैट मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, ठीक है बेटा, हम बात करें यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको कि आप आरएनए का स्ट्रक्चर को देखो, तो सेम ऐसे ही आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे ही आरएनए का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस होता है वो कहां पे होता है, ये सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और यहाँ पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे H होगा, यहाँ पे भी H होगा, यहाँ पे OH, और यहाँ पे होता है H, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है CH2OH, ठीक है। ये प्रेजेंट, ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये किसका दिख रहा है, ये दिख रहा है आरएनए का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि जो डिफरेंस होता है वो कहां पे आपको देखने को मिल रहा है, डिफरेंस आपको कहां पे देखने को मिल रहा है बच्चा, डिफरेंस जो है, ठीक है, डिफरेंस जो है वो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। डिफरेंस जो है वो आपको यहां पे देखने को, सेकेंड कार्बन पे O और OH का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब अगर आपको डिटेल में कभी पढ़ा होगा तो आपको ये बात भी पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आज के लेक्चर में भी सीख के जाएंगे। यहां पे जो O प्रेजेंट है किसमें, डीएनए में, उसके पास सिर्फ जो सिंगल ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, और इसके पास यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। समझना पॉइंट को ध्यान से, यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो लेस रिएक्टिव, और यहाँ पे जो इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो मोर रिएक्टिव, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर इसको कोई अदर ग्रुप मिलेगा तो उसके साथ जाके वो बाइंड नहीं करेगा और एक नया स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। कौन नहीं करेगा, डीएनए नहीं करेगा। लेकिन आरएनए में क्या होगा, आरएनए में अगर आप इस OH को ध्यान से देखोगे तो ये जो OH ग्रुप जो है वो, ये H जो होता है वो अभी मैंने बोला कि वो कैसा होता है, वो हाईली रिएक्टिव होता है, और वो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है कि वो किसी भी ग्रुप से जाके ऐड करके वहां पे या फिर वाटर का रिमूवल, मोस्टली वाटर का रिमूवल ही हो जाता है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाता है, और ये एक न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो दैट मींस कि आपने यहां पे देखा कि डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है, डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर आपने देख लिया, ठीक है। तो ये तो बेसिक था, डिफरेंस था जो डीएनए और आरएनए में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो, हमने बात किया था कि जो डीएनए जो होता है, ठीक है, अपनी कॉपी, ठीक है, देखो अपने को क्या सीखना है, अपने को सीखना है कि ये जो डीएनए है, ठीक है, और ये डीएनए है, ठीक है। अब ये जो डीएनए है, ठीक है, ये जो डीएनए है वो क्या करेगा, एक अपनी न्यू कॉपी ये बनाएगा, ठीक है, ये अपनी कॉपी न्यू बनाएगा, और ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है वो एक अपना न्यू कॉपी बनाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि यहां पे एक न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है, एक यहां पे न्यू डीएनए का सिंथेसिस हो गया, और एक ये न्यू डीएनए का सिंथेसिस हो गया, और उसके बाद जब ये सिंथेसिस हो जाएगा तो आरएनए का सिंथेसिस होता है, जो हम लोग अपकमिंग क्लास में वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये स्टार्ट कैसे होता है, ऐसा नहीं कि ये जो स्टैंड जो है, ये जो डबल स्टैंड डीएनए जो है वो सोचता नहीं यार अब मुझे ना डीएनए को डबल बनाना, तो ये बनता कैसे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बनाने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। वन बाय वन हम सारे एंजाइम्स को देखते हैं कि कौन से एंजाइम्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब उससे पहले आपको ये एक बात और पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ते हैं
तो हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, वो क्या सीखते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में, है ना, कि अभी हमने सीखा कि उसके फर्स्ट कार्बन पे, डीएनए का फर्स्ट कार्बन पे क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, उस नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में देख लेते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस। अब देखो, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो कैसा होता है, या तो ये प्यूरिन होते हैं या तो फिर ये पिरामिडीन होते हैं, ठीक है। कैसा होता है, या तो ये प्यूरिन होगा या पिरामिडीन होगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, ठीक है, प्यूरिन और पिरामिडीन। पिरामिडीन के बारे में अब देखो, प्यूरिन में क्या क्या होता है, प्यूरिन में होता है, प्यूरिन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें होता है 80, ठीक है, 80, दैट मीन्स एडेनिन, और ग्वानिन। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात करें पिरामिडीन के बारे में, ठीक है, अगर हम लोग बात करें पिरामिडीन के बारे में, तो पिरामिडीन में क्या होता है, पिरामिडीन में होता है थाइमीन, ठीक है, थाइमीन होता है, साइटोसिन होता है, और यूरासिल होता है। यूरासिल जो है वो प्रेजेंट किस में होता है, आरएनए में होता है। अब एक और बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने को बिल्डअप करना होगा यहाँ पे। कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि अपने को ये याद रखना कि प्यूरिन में आता है एजी आप क्यूट हो, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, मैंने भी ऐसे याद किया था, ठीक है। तो एजी क्यूट से आप लोग इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, ए टी के बीच में, ए और टी के बीच में ये जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, दैट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है, ये प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसको बोला जाता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो यहाँ पे डबल है, ठीक है, ये कैसा है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये कैसा है, ये है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इसको ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड लिख देते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक बात बताइए मुझे आप यहाँ पे कि एटी के बीच में कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, वहां पे सिर्फ दो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर दो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो दैट मीन्स कि इसको अगर हमें ब्रेक डाउन करना है, अगर हमें डीएनए को मेल्टिंग करना है, डीएनए को अनवाइंड करना है, तभी तो, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और उस दो डीएनए से एक न्यू डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। दैट मीन्स कि हमें सबसे पहले इन दोनों के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कहां से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है, सबसे पहले ब्रेक डाउन होना स्टार्ट जो होता है वो होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है बेटा, वो होता है एटी रिच सीक्वेंस। एटी रिच सीक्वेंस क्यों होता है, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो कि ए और टी के बीच में
ए और टी के बीच में क्या होता है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हमें डीएनए का डबल स्ट्रैंड डीएनए को अगर हमें ब्रेक करना है, मेल्ट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हमें जीसी को ब्रेक करना है तो यहाँ पे कैसा, यहाँ पे मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे ज्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए हमेशा जब भी डीएनए स्टार्ट होता है तो वो एटी सीक्वेंस से स्टार्ट होता है, ठीक है, जीसी सीक्वेंस से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग ने ग्रैब कर लिया। चलो अब देखो, ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है आप सभी ने नेट पे बहुत देखा होगा, ठीक है, यस, नेट पे, डायरेक्ट बोल रही, नेट पे देखा होगा आप लोग ने बहुत जगह। आपने अपने सेमेस्टर एग्जाम में अपने बुक्स में देखा होगा, वॉटसन में देखा होगा, ठीक है, आपने लेंजर बुक को पढ़ते होंगे, आपने वहां देखा होगा, ठीक है, ये सारे बुक में मॉलिक्यूलर है ना, तो वहां पे देखा होगा। आज हम लोग समझेंगे ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है, ठीक है। आज हम लोग इस स्ट्रक्चर को खुद से ड्रॉ करेंगे और हर एक एंजाइम के बारे में इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है उसको समझेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे हेलिकेज देख रहे हैं, तो इस हेलिकेज का क्या रोल है वो देखेंगे, ठीक है, इस हेलिकेज का क्या रोल है वो देखेंगे, डीएनए प्राइमर का क्या रोल है वो देखेंगे, आरएनए प्राइमर का क्या रोल है वो देखेंगे, ठीक है, डीएनए लैगेज के बारे में देखेंगे, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में देखेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में भी देखेंगे, ठीक है, और लीडिंग स्ट्रैंड के बारे में भी देखेंगे, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड एज वेल एज लैगिंग स्ट्रैंड सबके बारे में देखेंगे। और कुछ बचा, यस, ये बचा यहाँ पे टोपोआइसोमरेज और रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या इसे हम खुद से ड्रॉ करें, क्या इसे हम खुद से ड्रॉ करें, यस मैम, चलो करते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब बोल दिया तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। हमने ये देखा कि एक ऐसा स्ट्रैंड है, ठीक है, और एक ऐसा स्ट्रैंड है, ठीक है, ऐसा स्टैंड है, और ये स्टैंड जो है उसके बाद कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है ना, ऐसा ही है ना, हाँ ऐसा ही है। अब आपने देखा, ठीक है, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा हम ड्रॉ करके देख रहे हैं। अब आपने देखा कि एक जो स्टैंड है वो कैसा है, एक जो स्टैंड है वो डिसकंटीन्यूअस स्टैंड है, ठीक है, और एक स्टैंड जो है वो कैसा है, एक स्टैंड जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, इसका सिंथेसिस इधर हो रहा है, इसका सिंथेसिस इस साइड हो रहा है, और यहां पे इसके बीच में प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इसके बीच में ये प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे इधर पे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है, यहां पे और यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन का जो ब्रेक करने का जो काम है वो आप देख रहे होंगे कि हेलिकेज कर रहा है, ठीक है, यहां पे कौन कर रहा है, हेलिकेज कर रहा है, ठीक है, हेलिकेज कर रहा है। और एक चीज और देख रहे हैं आप कि यहां पे जो हेलिकेज है, ठीक है, हेलिकेज है, अब इसको सुपर कॉइल को रिलीफ करने का जो काम है, अभी सुपर कॉइलिंग क्या होता है वो भी समझेंगे। यहां पे एक एंजाइम है जिसको बोला जा रहा है टोपोआइसोमेरेज, ठीक है, टोपोआइसोमेरेज, टोपोआइसोमेरेज बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे जब प्राइमर की सिंथेसिस स्टार्टिंग में एक आरएनए प्राइमर लगाया जाता है, ठीक है, इसे क्या बोला गया है, इसे, और यहां पे भी प्राइमर लगाया जाता है, ठीक है, यहां पे भी प्राइमर लगाया जाएगा, ठीक है, यहां पे भी प्राइमर लगाया जाएगा, यहां पे भी प्राइमर लगाया जाएगा, और यहां पे भी प्राइमर लगाया जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है प्राइमर, ठीक है, कैसा प्राइमर है, ये है आरएनए प्राइमर। अब ये आरएनए प्राइमर क्यों यूज किया जाता है ना वो भी बताएंगे, ठीक है। तो दैट मींस और क्या क्या स्ट्रक्चर में था, ठीक है, यस, आरएनए प्राइमर में डीएनए लाइगेज बनाया, ठीक है, चलो डीएनए लाइगेज हम बाद में देखेंगे। यस, एक और प्रोटीन है दैट इज यहां पे कि जब स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो जा रहा है तो यहां पे इसको कुछ होल्ड करने का काम कर रहा है, इसको होल्ड करने का, ये जो होल्ड करने का जो काम है वो कर रहा है एसएसबी प्रोटीन्स, ठीक है, तो यहां पे लगा रहता है एसएसबी प्रोटीन्स, ठीक है, इसको बोला जाता है एसएसबी प्रोटीन्स,
एसएसबी प्रोटीन्स, ठीक है। अभी ओवरऑल आप ये देख लो, ठीक है। तो ऐसे करके डीएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है। ये तो हमने खुद से ड्रॉ कर लिया, अब हमें वन बाय वन सारे स्ट्रक्चर्स को समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डीएनए रेप्लिकेशन से कि यस डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो क्या होता है वो सीखते हैं, ठीक है। देखो, ट्रांसमिशन ऑफ क्रोमोसोम डीएनए फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन इज क्रूशियल टू द सेल प्रोपोगेशन। एक सेल से, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें एक क्रोमोसोम को बनाना है या फिर कोई बॉडी को बनाना है या फिर हमें किसी भी चीज का फॉर्मेशन करना है, तो सेल का प्रोपोगेशन मतलब एक सही सेल का बनना बहुत जरूरी है। और वो सही सेल कब बन पाएगा? जब एक एक्यूरेट क्रोमोसोम का क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब, ठीक है। सो देखो, दिस कैन बी अचीव्ड व्हेन क्रोमोसोम डीएनए से एक्यूरेटली रेप्लिकेट। ये कब होगा? तब होगा जब क्रोमोसोम जो है वो एक्यूरेटली मतलब सही सही रेप्लिकेशन हुआ। अगर सही रेप्लिकेशन हुआ है, नहीं हुआ है, तब क्या होगा? डेट मींस म्यूटेशन होगा, कोई डिजीज हो जाएगा। अब हमें ये पता कैसे चलता है कि सही रेप्लिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी आप लोग वो भी सीखोगे, ठीक है। सो providing the two copy of the entire genome for the faithful distribution of the each daughter cells। So हर एक डॉटर सेल्स जो होता है उसके बाद क्या होता है, एक सक्सेसफुल दो क्रोमोसोम का दो डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है। सो थ्री पॉसिबल मोड ऑफ द रेप्लिकेशन, क्या बोले? रेप्लिकेशन जो होता है वो कैसा होता है? थ्री टाइप का होता है, ठीक है। थ्री टाइप का होता है। ये थ्री टाइप का, ये जो थ्री टाइप है वो क्या क्या होता है? एक होता है सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, और एक होता है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, और एक जो होता है बेटा वो होता है डिस्पर्सिव, ठीक है। डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन, ठीक है। अब देखो, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, सेमी कंजर्वेटिव करता है। सेमी कंजर्वेटिव कैसे करता है? देखो कि सपोज, ठीक है, कि सपोज यहां पे कोई क्रोमोसोम है, ठीक है। ये कैसा है? ये ओरिजिनल क्रोमोसोम है, ठीक है। ये ओरिजिनल, ये कैसा है? ये है ओरिजिनल क्रोमोसोम, ठीक है। ये है ओरिजिनल क्रोमोसोम, ये है ओरिजिनल क्रोमोसोम। जब इसका रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, जब इसका रेप्लिकेशन होगा, वन जनरेशन का रेप्लिकेशन होगा, तो क्या होगा? एक स्ट्रैंड जो है, एक स्ट्रैंड जो है वो ऐसा जाएगा और एक स्ट्रैंड जो है वो ऐसा जाएगा। और इस स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री मानते हुए या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसको सिंथेसिस करते हुए, उसको टेम्पलेट मानते हुए एक न्यू डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। और डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो हमेशा सेमी कंजर्वेटिव मोड में ही होता है, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव नहीं होता है। क्योंकि अगर अगर हम लोग बात करें कि डिस्पर्सिव कैसा होता है, तो डिस्पर्सिव में क्या होता है कि क्रोमोसोम है, उसमें डीएनए प्रॉपर एक क्रोमोसोम है, दैट मीन्स कि ऐसा एक क्रोमोसोम है, ठीक है। लेकिन जो न्यू डीएनए के सिंथेसिस होते हैं ना, उसके पैचेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके जो पैचेस होते हैं, कुछ पैचेस जो होता है उस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। तो ऐसा क्रोमोसोम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम लोग सेम बात करें कंजर्वेटिव का, तो कंजर्वेटिव कि सपोज ये वाला जो रेप्लिकेशन है ये तो हो गया सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया सेमी कंजर्वेटिव। लेकिन अगर हम लोग इसी का बात करें, ठीक है, कि इसी का अगर हम लोग बात करें, इसका हम लोग बात करें कि कंजर्वेटिव कैसा होता है, ठीक है, कंजर्वेटिव कैसा होता है, ठीक है। कंजर्वेटिव कैसा होता है? कंजर्वेटिव में कैसा होता है? देखो, कंजर्वेटिव में कि एक जो स्ट्रैंड जो है वो कैसा होगा, एक स्ट्रैंड जो है वो पैरेंटल होगा और एक न्यू डीएनए का, और दूसरा स्ट्रैंड जो होगा, डीएनए जो होगा वो कैसा होगा? वो होगा डॉटर, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रैंड जो है वो कंप्लीटली कैसा होगा? ये कंप्लीटली जो होगा वो पैरेंटल क्रोमोसोम होगा, ठीक है, पैरेंटल क्रोमोसोम होगा, पैरेंटल क्रोमोसोम होगा। और ये क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमोसोम है वो कैसा होगा? ये डॉटर क्रोमोसोम होगा, ठीक है। ये कैसा होगा? डॉटर क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेमी कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जो है वो कैसा होता है, ठीक है। सो
रेप्लीकेशन इज ऑलवेज कंजर्वेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यहां से भी आपके क्वेश्चन जो है पार्ट बी में बनते हैं, ठीक है, कि रेप्लीकेशन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, रेप्लीकेशन जो होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, ऑलवेज सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, ऑलवेज सेमी कंजर्वेटिव। न्यू न्यूक्लियोटाइड स्टैंड एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल टू देयर द टेम्पलेट। जो न्यू डीएनए का सिंथेसिस होता है वो कैसा होता है, वो एंटी पैरेलल होता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री मानते हुए न्यू डीएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रेप्लिकेशन इज द सेपरेट द टू डीएनए स्टैंड इन अ पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल। दैट मींस कि ऐसा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्रोमोसोम है। तो अगर फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये दोनों क्रोमोसोम है, जो दोनों स्टैंड जो है, जो एंटी पैरेलल है, जो एक दूसरे से लिंक है, सबसे पहले ये दोनों स्टैंड जो है वो सेपरेट हो जाता है, और ये स्टैंड जो है, दैट मींस जो ये ओरिजिनल स्टैंड है, तो इसको हम लोग ओरिजिनल स्टैंड भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग पेरेंटल स्टैंड भी बोलते हैं। तो ये जो ओरिजिनल स्टैंड होता है अब न्यू स्टैंड का सिंथेसिस कराता है, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं डॉटर स्टैंड का सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। सो द सेकेंड स्टेज ऑफ द बिल्डअप द टू न्यू स्टैंड, और सेकेंड स्टेज में क्या था, वेरी फर्स्ट स्टेज के स्टैंड को अलग अलग कर देना, और दूसरे स्टेज में क्या हुआ कि न्यू डीएनए का सिंथेसिस करवा देना, ठीक है, सेकेंड स्टेज में। एंड each separate parental strand of the DNA serve as the template, कि ये जो न्यू डीएनए की सिंथेसिस होगा ना, वो जो पेरेंटल स्टैंड है उसको क्या करेगा, टेम्पलेट मानते हुए न्यू डीएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है। सो स्टैंड एंड द सिंथेसाइज द न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। सो टेम्पलेट स्टैंड डीएनए यूज्ड टू गाइड द सिंथेसिस ऑफ द न्यू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ठीक है। अब देखो यहां पे बोला गया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो कैसा होता है, डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑलवेज सेमी कंजर्वेटिव। अभी हमने सीखा और उसको स्टार मार्क भी किया। देखो मैं किसी भी पॉइंट पर स्टार मार्क करता हूं, दैट इज कि उसका मतलब है कि वो पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। यस देखो, each DNA strand serve as the template for the synthesis of the new strand। क्या बोल रहा है कि हर एक डीएनए का स्टैंड जो होता है ना, वो क्या करता है, वो न्यू डीएनए को टेम्पलेट मानकर उसकी सिंथेसिस करता है। न्यू डीएनए की सिंथेसिस कैसे होती है कि ये पेरेंटल डीएनए है और उसको कॉम्प्लीमेंट्री मारते हुए, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री मानते हुए कि यहाँ पे न्यू डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, प्रोड्यूसिंग द टू न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, ईच वन ऑफ द न्यू स्टैंड एंड वन ओल्ड स्टैंड इज कॉल्ड द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी एक डीएनए की सिंथेसिस होगी, ठीक है, एक डीएनए की सिंथेसिस होगी, और यहां पे एक डीएनए की सिंथेसिस होगी। तो ऐसा सिंथेसिस आपको कहीं पे देखने को मिला, दैट मींस कि ये जो रेप्लिकेशन जो हुआ है वो हुआ है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक है। कैसा हुआ है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक है। सो वॉटसन एंड क्रीक द प्रपोज ऑफ द hypothesis of the semi conservative replication, and the hypothesis was proved by the design and the experimental carried out by the Mark and the Messels and the Franklin Stolz in the 1957, ठीक है। तो यस, दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो मोड है उसको, उस हाइपोथेसिस को जो प्रपोज किया था, इस हाइपोथेसिस को प्रपोज करने वाले, ठीक है, कि उसको प्रपोज करने वाले जो थे, ठीक है, यस, प्रपोज जो प्रपोज करने वाले थे वो थे वॉटसन एंड क्रिक, लेकिन इस हाइपोथेसिस को प्रूफ करने वाले जो थे वो थे मेजल्स एंड स्टॉल्स ने, ठीक है। मेजल्स एंड स्टॉल्स ने क्या किया था, इस हाइपोथेसिस को, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था इन 1957 में। ईयर्स कभी नहीं पूछे जाते, यस ये जरूर पूछा जाता है कि हाइपोथेसिस को किसने प्रपोज किया था और उसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ किया था। ये क्वेश्चन जो है बेटा हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, यस अच्छा चलो, मैम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे बेटा, प्लीज सबसे पहले साइड हो जाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करना कि वीडियो को पॉज करना, ठीक है, वीडियो को पॉज करना और उसके बाद क्वेश्चंस को, पूरे क्वेश्चंस को पढ़ना, उसके बाद इसको आंसर करने की कोशिश करना, और फिर मैं तो एक्सप्लेन कर ही रही हूँ आंसर को, फिर उसका आंसर को मैच कराना कि आपने जो आंसर को सोचा वो आंसर सही है या नहीं है। सो द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन was the accepted because the two
separate strands serve as the template where the each strand carry the information of the original molecule and this model experimentally proved in 1957 by, ठीक है। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि ये पॉइंट को याद रख लो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था, है ना। तो अभी मैंने बोला कि हाइपोथेसिस को जो प्रपोज करने वाले थे वो थे वॉटसन एंड क्रिक, लेकिन उस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने वाले जो थे वो थे मेजिस एंड स्टॉल्स ने, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितने भी पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास यू हैव 4 ऑप्शंस, आपके पास सही आंसर क्या आप उसको टिक कीजिए। सो ऑब्वियसली मेजिस एंड स्टॉल्स ने ही एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था एंड हमने ये सारे जो ऑप्शंस जो है, ठीक है, एकर्स एंड द मैककर्टी एंड द ए मिर्स्का, इन्होंने कोई भी हाइपोथेसिस को प्रपोज नहीं किया था, ठीक है। यस, इनका ये सारे साइंटिस्ट हैं, इनके इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो तो यहाँ पे भी ये जो मैक्लॉयड है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एवरी एंड मैक्लॉयड का ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो यस, आपने क्वेश्चंस भी सीख लिया और आपने कॉन्सेप्ट को भी सीख लिया। अब देखो यहाँ पे एक हेडिंग है रेप्लिकॉन एंड द ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन, ठीक है। अब इस पॉइंट को सीखते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो अभी आपने वेरी फर्स्ट पॉइंट में मुझे बताया कि मैम जो क्रोमोसोम जो होता है ना यूकैरियोटिक में वो होता है सर्कुलर, ठीक है। मैंने बोला यस बेटा ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर आपने कहा मैम क्रोमोसोम यूकैरियोटिक में लीनियर होता है, मैंने बोला यस बेटा लीनियर ही होता है, ठीक है, लीनियर होता है। चलो ऐसा वाला लीनियर नहीं बनाते हैं, ऐसा वाला लीनियर बनाते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा नहीं बना, अच्छा बनाते ना आपके लिए। मैम की डायग्राम ना थोड़ी अच्छी नहीं बनती, बोर्ड में अच्छी नहीं बनती, अदरवाइज तो अच्छा बनाती हूँ, ठीक है। चल देखो ये हमने अभी देखा था कि ये जो है क्रोमोसोम, सर्कुलर क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट है। सर्कुलर क्रोमोसोम जो है वो किस में प्रेजेंट है, दिस इज सर्कुलर क्रोमोसोम। ये है सर्कुलर क्रोमोसोम। सर्कुलर क्रोमोसोम जो है वो किस में होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। और एक और देखा आपने कि लीनियर क्रोमोसोम जो है लीनियर क्रोमोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, ठीक है। अच्छा मैम आपने ये पॉइंट तो बताया था, फिर आप क्यों बता रही हो, देखो देखो क्यों बता रहे हैं। देखो जो सर्कुलर क्रोमोसोम होता है ना उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है वो एक प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये सर्कुलर है ना, इसी वजह से यहाँ पे क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसको ORIC बोला जाता है, ठीक है। तो देखो ये कैसा होता है, ये जो होता है, ठीक है, एक ORIC प्रेजेंट होता है, ठीक है, ORIC, ठीक है। अब ये ORIC तो इसका मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ये ORIC जो होता है वो कैसा होता है, वो AT रिच होता है, ठीक है। अब AT रिच क्यों होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूं जब मैं आपको नाइट्रोजनस बेसिस बता रही थी, क्योंकि A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को मेल्ट करना, उसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज्यादा इजी है। क्यों, क्योंकि GC के पास ट्रिपल बॉन्ड है, वहां पे ज्यादा मोर एनर्जी लगेगा, और AT के बीच में अगर हम लोग उसको मेल्ट करवाते तो वहां पे लेस एनर्जी लगेगा। तो AT क्यों प्रेजेंट है ये बता, अब ये पता चल गया। अब एक पॉइंट और, यहाँ पे जो बेस पेयर जो होता है वो ऑलमोस्ट होता है 256 बेस पेयर। चलो 256 ना लिखो, इसको लिखो 200 से 260, ठीक है, 200 से 256 बेस पेयर। अब अगर एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, अगर क्रोमोसोम पे एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है तो इसको बोला जाता है मोनोरेप्लिकॉनिक,
ठीक है, इसको बोला जाता है मोनोरेप्लिकॉनिक। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो इसको बोला जाता है मोनोरेप्लिकॉनिक। तो अगर हम लोग बात करें कि ये जो यहाँ पे सर्कुलर क्रोमोसोम हमने दिखाया है, किसमें दिखाया है? सर्कुलर क्रोमोसोम जो है वो हमने दिखाया है कि ये जो प्रेजेंट होता है वो होता है यूकैरियोट्स में। ठीक है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। अब इसके पास जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है वो एक नहीं होता है, एक से ज्यादा होता है। ठीक है, एक नहीं होता है, एक से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? मतलब यहाँ पे एक ORIC है और एक यहाँ पे ORIC है। दैट मीन्स अगर मैं बहुत लंबा सा लिनियर क्रोमोसोम बनाऊं तो हर एक दो ऐसे में यहाँ पे ऑल्टरनेट में क्या होगा, वहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे और सेम ये भी 80 रिच होगा, 200 से 256 बेस पेयर पे होगा। तो अगर यहाँ पे मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो इस टाइप के जो क्रोमोसोम जो होता है इसको बोला जाता है मल्टी रेप्लिकॉनिक। ठीक है, मल्टी रेप्लिकॉनिक, मल्टी रेप्लिकॉनिक। ठीक है, इसको कैसा क्या बोला जाता है बेटा? इसको बोला जाता है मल्टी रेप्लिकॉनिक। ठीक है, दो बात समझ में आया? आपने यहाँ पे दो पॉइंट को सीखा कि मोनोरेप्लिकॉनिक और मल्टी रेप्लिकॉनिक किसको बोला जाता है, वो आपने सीखा। चलो, वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, ये आपने सीख लिया। अब देखो यहाँ पे बस यही लिखा है रेप्लिकॉन एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखो कि बहुत सारे डीएनए प्रेजेंट है, तो जितने भी डीएनए प्रेजेंट होता है क्या सबका रेप्लिकेशन हो जाता है? नहीं, सबका रेप्लिकेशन नहीं, तो कुछ डिग्रेड हो जाते हैं, कुछ किन्हीं के पास एबिलिटी नहीं होती, उनके पास उतने प्रॉपर बेस पेयर्स नहीं होते हैं कि वो अपना डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर सके। तो जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है, जिस डीएनए के पास, उसको बोला जाता है रेप्लिकॉन। ठीक है, क्या बोला मैंने? ध्यान से सुना कि वैसे क्रोमोसोम, वैसे डीएनए जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है रेप्लिकॉन। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है जहां से डीएनए जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्या एक बात बताओ, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे जब ये सीखा, वेरी फर्स्ट स्लाइड, ठीक है, दिस स्लाइड, ये स्लाइड में हमने देखा कि ये सर्कुलर क्रोमोसोम है प्रोकैरियोट्स में और लिनियर क्रोमोसोम जो है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। कैसे पता चलेगा कि डीएनए कहां से स्टार्ट हो, है ना? कैसे पता चला? इतना बड़ा क्रोमोसोम है ना, यहां से स्टार्ट होगा, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से स्टार्ट हो, यहां से, यहां से, कहां से होगा आखिर डीएनए स्टार्ट? तो डीएनए को स्टार्ट होने का भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जहां से डीएनए स्टार्ट होता है, जिसे बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, जिसे बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है बेटा, तो वहां से डीएनए जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, वहां से डीएनए जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को ध्यान से देख लो, यहां पे जो मैंने लिखा है, रेप्लिकेशन डस नॉट स्टार्ट द रैंडम लोकेशन बट अ पर्टिकुलर साइट इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन। ठीक है, कि रेप्लिकेशन जो होता है कहीं भी रैंडम जगह से स्टार्ट नहीं, रैंडम साइट से स्टार्ट नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर साइट से स्टार्ट होता है, वो पर्टिकुलर साइट को बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, सो it is the origin of replication is presented in the DNA, then the DNA is called the repliconic, रेप्लिकॉन। ठीक है, कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर प्रेजेंट है कहां पे? डीएनए में, देन उस डीएनए को कहा जाता है रेप्लिकॉन। ठीक है, तो रेप्लिकॉन किसको कहा जाता है? जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होगा उस वाले डीएनए को कहा जाता है रेप्लिकॉन। Each replicon has the origin at which the replication initiate and proceed bidirectional or the unidirectional। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आया बाइडायरेक्शनल एंड यूनिडायरेक्शनल के बारे में। ठीक है, बाइडायरेक्शनल एंड यूनिडायरेक्शनल के बारे में। ठीक है, देखो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, और वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एक ऐसा है, ठीक है, एक और बना लेते हैं। देखो आपने क्या बना लिया, यहां पे हमने बना लिया बाई डायरेक्शनल, सॉरी यहां पे हमने बना डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है,
तो दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, दिस इज ऑल्सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड दिस इज ऑल्सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। अब हमने अभी देखा कि इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में रेप्लिकेशन जो होता है एक पर्टिकुलर साइट से स्टार्ट होता है, पर्टिकुलर साइट से स्टार्ट होता है। इस पर्टिकुलर साइट क्या है, इस पर्टिकुलर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोला जा रहा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो अगर रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होता है वहां एक पर्टिकुलर फॉर्क बन जाता है कि सपोज ऐसा क्रोमोसोम है तो ऐसा, ठीक है, ऐसा क्रोमोसोम है, ठीक है, तो यहां पे रेप्लिकेशन ना ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है ना, तो दैट मीन्स कि यहां से रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहां से रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो एक साइड आप देखो, एक ये साइड है और एक ये साइड है ना, तो मतलब रेप्लिकेशन जो होता है वो कैसा होता है, रेप्लिकेशन जो होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल, मोस्टली बाई डायरेक्शनल होता है। अब कुछ कुछ मैम आपने तो बताया यूनिडायरेक्शनल में, यस यूनिडायरेक्शनल भी रेप्लिकेशन होता है, जिसे कहा, जो मोस्टली पाया जाता है प्लाज्मिड्स में, ठीक है, कहां पाया जाता है, प्लाज्मिड्स में। तो इस टाइप का रेप्लिकेशन जो था उसको बोला था बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। दैट मींस यहां से क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, तो अगर इधर से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ और इधर से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो इसको बोला जाता है बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, ठीक है, इसको बोला जाता है बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, ठीक है। आई होप आपको सारा समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये कहां पे पाया जाता है, ये मोस्टली देखा जाता है, ये मोस्टली देखा जाता है, ठीक है। और देखो यहां पे कि सपोज यहां पे क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और इसके इस वाले एंड से इधर से अगर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, सेम एज यहां पे भी क्या है, ये क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, और उसके इस वाले एंड पे, ठीक है, उसके इस वाले एंड पे, उसके इस वाले एंड पे अगर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इस टाइप का जो रेप्लिकेशन होता है, इस टाइप का जो रेप्लिकेशन होता है, इसको बोला जाता है यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन, ठीक है, इसको बोला जाता है यूनिडायरेक्शनल, कि एक ही साइड से रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन। और यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन जो होता है वो कहां पे देखा जाता है, वो देखा जाता है प्लाज्मिड्स में, ठीक है, वो देखा जाता है प्लाज्मिड्स में, ठीक है। अब देखो यहां पे एक और पॉइंट सीखने को मिलता है कि जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक्ट करता है तो दो रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, कि एक इधर पे स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन होना, एक इधर पे रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा। तो रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो कहां पे बनेगा, रेप्लिकेशन फॉर्क जो है एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा, ठीक है। तो ये जो रेप्लिकेशन एक एक अगर हम बात करें एक रेप्लिकेशन बबल में, एक रेप्लिकेशन आई में, एक रेप्लिकेशन बबल में कितना रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, तो आपका आंसर हमेशा कैसा होना चाहिए कि मैम मेरा आंसर जो होगा वो होगा कि टू रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, ठीक है, कितना होता है बेटा, 2 रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, 2 रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, 2 रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो बबल ओपन हुआ है ना, कि यहां से ये तो ऐसा है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ना, जो फर्स्ट बबल क्रिएट होता है, तो इस बबल को बोला जाता है, ये जो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है इसको बोला जाता है रेप्लिकेशन बबल, ठीक है, रेप्लिकेशन बबल, या फिर इसी को बोला जाता है रेप्लिकेशन आई, रेप्लिकेशन आई, ठीक है। यहां तक पॉइंट समझ में आया, चलो आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलो, ठीक है, सो ये सीख लिया कि रेप्लिकेशन जो होता है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल भी होता है और यूनिडायरेक्शनल भी होता है। सो रेप्लिकॉन कैन बी लीनियर और सर्कुलर, यस लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। बैक्टीरियल रेप्लिकॉन यूजुअली सर्कुलर होता है। इन अ बैक्टीरियल सेल्स द सर्कुलर क्रोमोसोम कंटेन द सिंगल ओरिजिन। बैक्टीरियल सेल्स की बात करें
जिसके हम प्रोकैरियोट्स कह रहे हैं, प्रोकैरियोट्स के पास कैसा होगा ओरिजिन, सिर्फ और सिर्फ सिंगल होगा, ठीक है, सिंगल ओरिजिन होगा। एंड डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस बाई डायरेक्शनल, और रेप्लिकेशन कैसा प्रोसेस होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन। अगर हम लोग बात करें देयरफॉर द सिंगल बैक्टीरिया क्रोमोसोम वन रेप्लिकॉन इज कॉल्ड द मोनोरेप्लिकॉनिक, कि बैक्टीरिया क्रोमोसोम जो होती है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है, जिसे कहा जाता है मोनोरेप्लिकॉनिक, ठीक है। इन अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन द मल्टीपल रेप्लिकेशंस ऑरिजिन सिंगल क्रोमोसोम एंड द हेंस द मेनी रेप्लिकॉनिक इज कॉल्ड द मल्टी रेप्लिकॉनिक। तो मल्टी रेप्लिकॉनिक आपको कहां पे देखने को मिल रहा है, मल्टी रेप्लिकॉनिक जो है वो देखने को मिल रहा है आपको यूकैरियोट्स में, ठीक है। एंड इट इज अ एटी रिच सीक्वेंस। एटी रिच सीक्वेंस क्यों प्रेजेंट है आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चल ये पॉइंट को सीख लिया। अब देखो, ठीक है, अब यहीं पे एक और पॉइंट मैंने डायग्राम लगाया है, ठीक है, कि मैम का डायग्राम समझ में नहीं आया तो इसको देख लेना, ठीक है। चलो देखो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, रेप्लिकेशन कहां पे देखने को मिल रहा है, रेप्लिकेशन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है। देखो यूकैरियोटिक दैट मींस बैक्टीरिया में, ठीक है, ये क्या है, ये वाला साइड जो है वो है ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन, और ये कैसा है, पेरेंटल सेल्स है। जब इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो आप यहां पे देख रहे हैं कि ये वाला साइड जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। एक यहां पे रेप्लिकेशन फॉर्क है और एक यहां पे रेप्लिकेशन फॉर्क है, यहां पे रेप्लिकेशन फॉर्क है और यहां पे भी रेप्लिकेशन फॉर्क है। दैट मींस कि अगर हम लोग बात करें कि एक रेप्लिकेशन बबल में कितने फॉर्क होते हैं, 2 फॉर्क होते हैं मैम, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली हेलिकेज काम करेगा, हम हेलिकेज के बारे में भी देखेंगे। एंड ऑफ द रेप्लिकेशन में आपको ये देखने को मिला कि यहाँ पे कंप्लीट 2 डॉटर सेल्स जो है वो बन जाएगा, ठीक है। ये तो हमने देखा किसके केस में, ये हमने देखा प्रोकैरियोट्स के केस में। बट अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक के बारे में तो व्हाट अबाउट यूकैरियोट्स, यस यूकैरियोट्स में हमने देखा कि यहाँ पे भी रेप्लिकेशन बबल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी रेप्लिकेशन बबल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी रेप्लिकेशन बबल देखने को मिल रहा है। ये है ऑरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन फॉर्क जो होता है वो 2 होता है, यहाँ पे भी एक यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क होगा, एक यहाँ पे, इसमें भी एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और अल्टीमेट ये सारे आपस में जाके फ्यूज हो जाएंगे और एक कंप्लीट 2 डॉटर स्टैंड का एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक न्यू डीएनए सिंथेसिस जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जो है वो लिनियर क्रोमोसोम में देखने को मिलता है, आई मीन कि यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। चलो वेरी गुड पॉइंट। चलो अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, व्हाट इज लैगिंग स्टैंड एंड द लीडिंग स्टैंड। अब देखो लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड क्या होता है कि सपोज अब क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमोसोम जो हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम जो है, सपोज ये क्रोमोसोम है या फिर लिनियर, किसी के बारे में भी बात कर लो, ठीक है। ये क्रोमोसोम कैसा है, ये सर्कुलर है ना। तो हमने ये देखा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्रोमोसोम, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से डीएनए सिंथेसिस जो है वहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंथेसिस स्टार्ट होता है ना बेटा, तो 2 फॉर्क बनता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि यहां से कि एक पर्टिकुलर साइड से, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइड से, यहां से एक पर्टिकुलर साइड से इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है तो वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, ये ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, ये ऐसा देखने को मिलता है। तो इसको हमने हाफ में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब हम एक हाफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, 1 हाफ के बारे में बात करेंगे। तो इस 1 हाफ के बारे में आइए बात करते हैं, ठीक है, कि किसको लैगिंग स्टैंड बोला जाता है, किसको लीडिंग स्टैंड बोला जाता है, ठीक है। देखो ऐसा बना, ये कैसा है, ये अभी भी अनवाइंड होना बाकी है ना, ये अनवाइंडिंग इसकी अभी भी बाकी है ना, इसकी अभी भी अनवाइंडिंग बाकी है। अब देखो यहां पे सबसे पहले क्या होगा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो स्टार्ट हो चुका है, हेलिकेज काम कर रहा होगा, यहां पे हेलिकेज जो है वो आके बाइंड कर रहा होगा और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर रहा होगा, ब्रेक कर रहा होगा। सो वेरी फर्स्ट काम जो होगा वो किसका होगा, हेलिकेज का होगा, ठीक है, हेलिकेज का होगा।
ठीक है। हेलिकेज क्या क्या हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता हुआ जा रहा है, दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट होते जा रहे हैं। अब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो रहा है तो वहां पे डीएनए का सिंथेसिस कैसे हो रहा है, तो एक स्ट्रैंड जो होती है ना वो कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती है कि यहाँ पे एक प्राइमर का एडिशन हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक प्राइमर का एडिशन हुआ, ठीक है, एक प्राइमर का एडिशन हुआ जिसको बोला था आरएनए प्राइमर। और कॉन्टिन्यूअसली क्या होता है, कॉन्टिन्यूअसली जो होता है डीएनए की सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो गई। और दूसरी तरफ, उसके दूसरी तरफ क्या देखा जाता है कि यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर ऐड हुआ, एक यहाँ पे आरएनए प्राइमर स्टार्ट हुआ और एक यहाँ पे ऐड हुआ। और फिर क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा, ठीक है। मल्टीपल प्राइमर का रिक्वायरमेंट हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब ये डिसकंटिन्यूअस, मतलब ये फॉर्क के साइड पे हो रहा होता है, ये फॉर्क के अपोजिट साइड पे होता है, क्योंकि हमने बताया ना कि यहाँ पे एक फॉर्क होगा, ठीक है, यहाँ पे अभी आपने सीखा ना कि यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे फॉर्क होगा, है ना, जिसको हम बोल रहे हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, है ना। ये कैसा है, ये है रेप्लिकेशन फॉर्क। तो हम एक एंड के बारे में बात कर रहे हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क है, रेप्लिकेशन फॉर्क है ना। अब देखो ये जो स्ट्रैंड है, जो कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है उसको बोला जाता है लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, इसको बोला जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। और ये जो लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है इसी को बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है, इसी को बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। अब जो दूसरा, ये जो दूसरा स्टैंड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये जो दूसरा स्टैंड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये स्टैंड, इसको बोला जाता है लैगिंग स्टैंड, इसको बोला जाता है लैगिंग स्टैंड। और ये लैगिंग स्टैंड है, इसी को बोला जाता है डिसकंटिन्यूअस स्टैंड, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस स्टैंड, क्योंकि आप यहां पे देख रहे होगे कि कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसिस नहीं हो रही है। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे जो मल्टीपल प्राइमर आपको यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है, इसको बोला जाता है आरएनए प्राइमर, ठीक है, ये है आरएनए प्राइमर। डीएनए पॉलीमरेज के पास आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि डीएनए की सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट कर दे, ठीक है, डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर पाता, इसीलिए वो स्टार्टिंग में आरएनए प्राइमर जो है वो ऐड करता है। तो अब जब प्राइमर ऐड हो जाता है ना, तो उसके बाद जो होता है स्ट्रैंड की सिंथेसिस होने लगती है। अब ये जो डिसकंटिन्यूअस यहाँ पे आपको स्मॉल स्मॉल स्ट्रेचेस दिख रहा है, स्मॉल स्ट्रेच दिख रहा है डीएनए का, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है, इसको बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो यस, आप समझ गए होंगे कि लीडिंग स्टैंड किसको बोल रहे हैं और लैगिंग स्टैंड किसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, ओ सॉरी, यस मैंने सही लिखा है, ठीक है, मुझे लगा मैंने गलत लिख दिया। आप देखो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे देखने को मिल रहा है आपको रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। अब देखो एक स्टैंड जो है वो कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पे मैंने प्राइम नहीं बताया, ये जो डॉटर स्टैंड है ना, जो डॉटर स्टैंड है वो हमेशा कैसा होता है, वो होगा 5 to 3, ठीक है, और ये होगा 3 to 5, ठीक है। तो दैट मींस कि लीडिंग स्टैंड का जो सिंथेसिस होगी वो ऑलवेज 5 to 3 होती है, ठीक है, ऑलवेज कैसी होती है, 5 to 3 होती है, ठीक है। इसको 3 लिख लो और इसको 5 लिख लो और इसको 3 और इसको 5। क्यों, क्योंकि जो लीडिंग स्टैंड की सिंथेसिस होती है ना वो ऑलवेज होती है 5 to 3, और जो लैगिंग स्टैंड है उसका सिंथेसिस जो होता है वो हमेशा कहां पे होता है, वो हमेशा होता है 3 to 5। अब देखो हेलिकेज जो होता है ना, हेलिकेज जो होता है वो हमेशा, ठीक है, हेलिकेज जो होता है, हेलिकेज जो होता है वो हमेशा यहां पे बाइंड करता है, ठीक है, किस पे बाइंड करता है, वो हेक्सामर रिंग होता है वो ऐसा, ठीक है। ये जो हेलिकेज है, ठीक है, ये क्या है, ये बनाया मैंने हेलिकेज।
हेलिकेज जो होता है उसका भी डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज 5 to 3 डायरेक्शन होता है, और उसकी बाइंडिंग जो होती है वो हमेशा और हमेशा जो होती है वो लीडिंग स्टैंड पे होती है, वो हमेशा ही लीडिंग स्टैंड पे होती है। ठीक है बेटा, तो देखो यहां पे मैंने देखो बनाया कि एक आपको सिंथेसिस हो रही है एक चेन की 3 to 5, 3 to 5 वाली जो सिंथेसिस है उसको हम लोग बोले लैगिंग, और जो 5 to 3 हो रहा है उसको हम लोग बोले लीडिंग स्टैंड। और ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस स्टैंड है। स्टार्टिंग में एक क्या हुआ, प्राइमर का एड ऑन हो रहा है, ठीक है, एक स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, एक स्टार्टिंग में यहाँ पे प्राइमर ऐड हो रहा है, यहाँ पे प्राइमर ऐड हो रहा है, यहाँ पे प्राइमर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये डिसकंटीन्यूअस स्टैंड है। ठीक है, चलो अब देखो लीडिंग एंड लैगिंग स्टैंड के बारे में। सो डीएनए सिंथेसिस बिगिन विद द सिंथेसिस ऑफ द शॉर्ट सेगमेंट इज कॉल्ड द प्राइमर। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस जो होती है उसको स्टार्ट होने के लिए एक छोटा सा आरएनए सेगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसे कहा जाता है आरएनए प्राइमर। ठीक है, सो रेप्लिकेशन इज द कॉन्टिन्यूअस ऑन द लीडिंग स्टैंड एंड द डिसकंटीन्यूअस ऑन द लैगिंग स्टैंड। तो पार्ट बी में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीडिंग स्टैंड में लीडिंग स्टैंड जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है या डिसकंटीन्यूअस होता है, लैगिंग स्टैंड कॉन्टिन्यूअस होता है या डिसकंटीन्यूअस होता है। ठीक है, सो रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन द वेरी हाई रेट एंड द एंटागोनिस्टिक टू एक्यूरेट। रेप्लिकेशन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई रेट से होता है, स्पीड बहुत हाई है, लेकिन वो बहुत सही भी होता है। ठीक है, तो ये काम जो होता है वो डीएनए पॉलीमरेज का होता है कि वो जल्दी जल्दी डीएनए रेप्लिकेशन करवाए और एक्यूरेट रेप्लिकेशन भी करवाए। ठीक है, तो दैट मींस कि आप गाड़ी ड्राइव तो करो, बहुत स्पीड में करो, लेकिन उतना ही सेफ्टी वे से। ठीक है, लड़के ड्राइव करते हैं ना केटीएम वगैरह के, बिल्कुल उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन यस बिल्कुल डेफिनेटली उड़ाओ, लड़कियां एक्टिवा उड़ाती हैं तो डेफिनेटली उड़ाओ, लेकिन उतने ही एक्यूरेसी से, उतने ही सेफ्टी से। ठीक है, चलो सो डिफाइनिंग द डीएनए स्टैंड एट द रेप्लिकेशन फॉर द डीएनए स्टैंड इज द ऑलवेज सिंथेसाइज्ड 5 to 3 डायरेक्शन। डीएनए की सिंथेसिस जो होती है वो कैसा होती है, हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन होता है। सो द टेम्पलेट इज द रीड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और टेम्पलेट की रीडिंग जो होती है उसके ऑपोजिट दैट मींस 3 to 5 होती है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। ठीक है, डिफाइनिंग द डीएनए स्टैंड एट द रेप्लिकेशन फॉर डीएनए स्टैंड इज द ऑलवेज सिंथेसाइज। हाँ, यहाँ पे वही एग्जैक्टली ये होगा, डीएनए टेम्पलेट रीज इन द अपोजिट डायरेक्शन। डीएनए टेम्पलेट को नहीं सही है, ठीक है, सही है, सही लिखा है। ठीक है, सो यस द लीडिंग स्टैंड इज द कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइज एंड डायरेक्शन टेकन बाय द रेप्लिकेशन। और लीडिंग स्टैंड जो होता है वो कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइज करेगा, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका डायरेक्शन जो है वो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ होगा। लीडिंग स्टैंड किधर है, रेप्लिकेशन फॉर्क के तरफ है। ठीक है, and the other stand lagging stand the synthesized discontinuously in short pitch जिसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोला जाता है, the opposite in the new replication fork move। ठीक है, तो लीडिंग और लैगिंग स्टैंड भी समझ गया। अब इंपॉर्टेंट बात आती है हेलिकेज की। ठीक है, यहां पे कि सपोज हेलिकेज जो होता है, हेलिकेज जो है, ठीक है, तो हेलिकेज ये सपोज इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में हमें प्रेजेंट पता है कि यहाँ पे जो है इसको बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ये हमने डिटरमाइन कर लिया कि यहाँ से रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होगा। रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वो तो अच्छी बात है, लेकिन रेप्लिकेशन का इसको अनवाइंड करने का काम ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको ब्रेक करने का काम कौन करेगा, है ना, इसको ब्रेक करने का काम कौन करेगा, इसको जो ब्रेक करने का जो काम है, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को जो ब्रेक करने का काम है वो करेगा, वो करता है हेलिकेज। और हेलिकेज कैसा होता है, हेलिकेज जो होता है वो हेक्सामर होता है। तो जब डीएनए की सिंथेसिस होती है ना, जब डीएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है, तो हमने देखा कि वो हमेशा कहाँ पे ऐड होता है, वो हमेशा ऐड होता है उसका जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, वो हेक्सामर होता है। ठीक है, तो देख रहे होंगे वो कैसे दिख रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये जो होता है वो कैसा होता है, हेक्सामर प्रोटीन होता है, हेक्सामर प्रोटीन होता है, और हेक्सामर प्रोटीन होता है। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, हम लोग हेलिकेज के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, हेलिकेज के ही बारे में,
तो हेलिकेज जो होता है ना, वो ये भी कैसा होता है, ये भी एटी रिच सीक्वेंस होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है इसको, ठीक है, इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम लोग बात करें, ठीक है, हेलिकेज का ही, ठीक है, अगर हम लोग बात करें हेलिकेज का, ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में जो हेलिकेज है उसे कहा जाता है बेटा डीएनए बी, ठीक है। और जो यूकैरियोट्स में इस यहां पे कहा जाता है MCM27 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ये बोला जाता है। और सम टाइम इसे सिर्फ MCM कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ठीक है, MCM कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया? चलो वेरी, देखो, so helicase unwind the double helix in advance to the replication fork, ठीक है, एडवांस ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो क्या करता है, अनवाइंडिंग करता है डीएनए का। एंड डीएनए पॉलीमरेज आर जनरली पुअर एट द सेपरेट द टू डीएनए बेस पेयर स्ट्रैंड ऑफ द डुप्लेक्स डीएनए। डीएनए हेलिकेज जो होता है उसके पास इतनी एबिलिटीज नहीं होती है कि वो दो जो डीएनए जो ऐसा है उसको वो सेपरेट कर दे, तो वो सेपरेट नहीं कर पाता है डीएनए हेलिकेज, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज, इसीलिए वहां पे डीएनए हेलिकेज का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। Yes, therefore, at the replication fork, DNA helicase catalyze the two strand of the duplex DNA. जो डीएनए फॉर्क जो होता है वहां पे उस साइड पे रेप्लिकेशन, मतलब कि अगर आपको याद होगा, ठीक है, देखो यहां पे मैंने जो आपको डायग्राम बनाया, तो यहां पे क्या डायरेक्शन ऑफ द अनवाइंडिंग के इस साइड पे डायरेक्शन हो रहा है, और ये स्टैंड जो था वो लीडिंग स्टैंड था, ये स्टैंड जो था वो लैगिंग स्टैंड था। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि यहां पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, हेक्सामर लाइक स्ट्रक्चर का क्या हो रहा है, बाइंडिंग हो रहा है, और जिधर पे रेप्लिकेशन फॉर्क मूव कर रहा है उधर पे ही हेलिकेज जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि बेटा ऐसा ऐसा रेप्लिकेशन फॉर्क होता है ना, ऐसा रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, तो यहां से अलग अलग हो जाता है। तो दैट मीन्स कि एक हेलिकेज की लोडिंग यहां पे हो गई, ठीक है, एक हेलिकेज की, ठीक है, 6 रिंग बना लिया, नहीं बनाया तो बना लेना, और यहां पे और एक यहां पे हुई, तो एक इधर रेप्लिकेशन फॉर्क हुआ, एक इधर रेप्लिकेशन फॉर्क हुआ, तो एक ये इस तरफ का अनवाइंडिंग करेगा और एक इस तरफ पे अनवाइंडिंग करता है, ठीक है। तो एक रेप्लिकेशन फॉर्क के पास एक ही हेलिकेज होगा, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। एक रेप्लिकेशन फॉर्क के पास सिर्फ और सिर्फ कितना हेलिकेज होगा, सिर्फ नंबर ऑफ हेलिकेज दैट इज 1, वो सिर्फ कैसा होगा, वो सिर्फ एक होगा, ठीक है। चलो, so these enzymes bind to the move directionally and single strand DNA using the energy nucleotide, और ये कहां पे बाइंड करा है, वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे जाके बाइंड करता है। फॉर एग्जांपल आप सोचो कि अगर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ऐसा है, ठीक है, सॉरी ट्रिपल स्ट्रैंड बना दिया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और जो यहाँ पे ऐसा जाके वो बाइंड कर गया हेलिकेज, है ना, ऐसा जाके बाइंड किया, तो वो कैसे ब्रेक करेगा, वो नहीं ब्रेक कर पाएगा ना। वो एक स्टैंड पे, कि यहाँ पे ऐसा स्टैंड है, ये ऐसा स्टैंड है और ये ऐसा है, और वो एक स्टैंड पे वो बाइंड करके, और ऐसा है ना, ऐसा, अब इसको ब्रेक करना ज्यादा इजी होगा ना। अब बताओ ब्रेकिंग यहाँ पे इजिली होगी या यहाँ पे होगी? नहीं, यहाँ पे हेलिकेज का एक स्टैंड पे बाइंडिंग हुआ है और उसको हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा इजी होगा। तो हमेशा बाइंडिंग कहाँ होती है, बाइंडिंग हमेशा सिंगल स्टैंड पे बाइंडिंग होती है। किसका? हेलिकेज की जो बाइंडिंग होती है वो हमेशा सिंगल स्टैंड पे होती है, डबल स्टैंड पे नहीं होती है। क्यों नहीं होगी? थोड़ा लॉजिकली सोचो ना, कि अगर वो दोनों पे बाइंड कर जाएगा तो वो अनवाइंड कैसे करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कैसे करेगा, नहीं ब्रेक डाउन कर पाएगा ना। तो इसीलिए वो कहां पे बाइंड करता है, सिंगल स्टैंड पर, इजिली हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, ठीक है। सो द बाइंडिंग एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ द डीएनए स्टैंड द अनिल इन द bound to the single strand. Typically DNA helicase act as a replication fork hexameric protein, ठीक है, यहां पे देख लो कैसा होता है, वो hexameric proteins होते हैं that assume the shape of the replication, ठीक है। उसका शेप जैसा कैसा होता है, शेप जो होता है वो रिंग जैसा होता है ना, बिल्कुल गुच्छा के टाइप का होता है। सो दिस रिंग शेप प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन encircle the one of the two single strand and the replication fork and adjacent to the single strand double strand adjacent junction, ठीक है।
अब देखो, अब एक और प्रोटीन आ गया। क्या आ गया? एक और प्रोटीन है, दैट इज एसएसबी प्रोटीन्स। अब एसएसबी प्रोटीन्स क्या है वो देखो। एसएसबी प्रोटीन्स ये है, ये स्टैंड है, ठीक है, ये स्टैंड है, ये ऐसे ही स्टैंड है ना। अब यहां पे हेलिकेज एक्ट कर रहा है, यहां पे हेलिकेज एक्ट कर रहा है, ठीक है। हेलिकेज क्या कर रहा है? हेलिकेज जो है वो दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो बाउंड है उसको क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बाउंड है उसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अब वो ब्रेक कर रहा है, दैट मीन्स ऐसा था, ठीक है, ऐसा था, ऐसा स्टैंड था, ठीक है, दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। अब उसको ब्रेक करके ऐसा बना दिया, ठीक है, ऐसा स्टैंड था ऐसा, अब उसको ब्रेक करके क्या किया उसने, ऐसा स्टैंड बना दिया। तो अब ये तो हो सकता है ना कि ये आपस में जाके इससे जुड़ जाए, है ना। ये तो अनस्टेबल हो गया क्योंकि अब ये इसके साथ जुड़ा हुआ था ना, तो ये स्टेबल हो गया क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर काम कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता हुआ जा रहा है। तो ये हो सकता है आपस में इससे जाके जुड़ जाए। और एक और इंपॉर्टेंट सी बात बताऊं, देखो आपके पास यहाँ पे कोई वायर नहीं है, वरना मैं वायर से, एक सेकंड वेट करना, मैं कुछ वायर दिखाती हूँ आप लोगों को। ओके, सो देखो मैं आपको बता रही थी कि ये देखो, ये जैसे वायर है ना, ये देखो ये कैसा है, ये सुपर कॉइल है, ठीक है। अब देखो ये जो वायर है वो कैसा है, ऐसा है, ठीक है, इस टाइप के हमने इसको मोड़ दिया, ऐसा मोड़ दिया, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। अब आप जब इसको अनवाइंड करोगे तो ये हो सकता है ना कि आपस में ये फिर से जुड़ जाए, आपस में ये हो सकता है ना कि फिर से जुड़ जाएगा। तो इसको स्टेबल करने के लिए ये जो हमने अलग अलग वायर किया है, ये और ये दोनों जो अलग अलग वायर किया है, इसको स्टेबल करने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए एक प्रोटीन आती है जिसे कहा जाता है एसएसबी प्रोटीन्स, ठीक है, जिसे कहा जाता है एसएसबी प्रोटीन्स, ठीक है, जिसे कहा जाता है एसएसबी प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड, ये जो सिंगल स्टैंड जो होता है ना, यहाँ पे ये जो सिंगल स्टैंड यहाँ पे आके एक प्रोटीन बाइंड कर जाता है, एक प्रोटीन ऐड करता है, वो दूसरा प्रोटीन को ऐड करता है, फिर वो क्या था, मल्टीपल प्रोटीन को ऐड कराता है, मल्टीपल एसएसबी प्रोटीन को सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन यहाँ पे ऐड हुआ है इसको बोला जाता है एसएसबी प्रोटीन्स, ठीक है, दैट मीन्स सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो ये सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी देती है किसको, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को। आप समझ पा रहे हो कि एसएसबी का ही मतलब है कि सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, कि वो सिंगल स्टैंड जो सेपरेट हुआ है डबल स्टैंड से, वो आपस में जाके फिर से सुपर कॉइल ना हो जाए, इसीलिए उसके स्टेबिलिटी के लिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उसके पास प्रोटीन्स आते हैं जिसको कहा जाता है एसएसबी प्रोटीन्स, ठीक है। अब आपने देखा होगा घर पे जिसके अब वायर वगैरह, या फिर जो वायर आती है, या फिर जिसपे जो थ्रेड होती है, जो रस्सी होती है जिसपे हम लोग कपड़े वपड़े डालते हैं काइंड ऑफ, तो उसको अगर आप देखो उसको अलग कर दो, है ना, वो बिल्कुल ऐसा ऐसा, उसको ऐसा ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल डीएनए जैसा ही ऐसा ऐसा ही होता है ना, ऐसा ऐसा, और वो एक दूसरे में क्या होता है, सुपर कॉइल होता है इस टाइप का, ऐसा ही तो होता है वो भी, है ना, डीएनए सही होता है। अब उसको अलग कर दे तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब उसको छोड़ दोगे ना तो दोनों ना बिल्कुल अब एकदम एकदम बिल्कुल एक पास आ जाएगा, ठीक है। तो जब वो दोनों स्टैंड एक पास है तो कॉम्प्लीमेंट्री फिर कर लेगा। तो उससे बचाने के लिए यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन्स आता है जिसे कहा जाता है एसएसबी प्रोटीन्स, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है, उसे कहा जाता है सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। वो कुछ इस तरह दिखता है कि यहाँ पे डबल स्टैंड डीएनए है और वो उस हेलिक्स में जाके इस टाइप से जाके, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से जाके क्या होता है, यहाँ पे इस टाइप से जाके क्या होता है, एसएसबी प्रोटीन्स जो होता है वो आके जाके बाइंड कर जाता है, और फिर आफ्टर सम टाइम्स ये एसएसबी प्रोटीन्स जो है वो रिलीज भी हो जाता है, ठीक है। अब देखो, ये देख लिया, यस देखो, सो आफ्टर द डीएनए हेलिकेज इज पास, जब डीएनए हेलिकेज पास हो जाता है तो न्यूली जनरेट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मस्ट बी रिमेन फ्री एंड बेस पेयरिंग अंटिल दे कैन बी यूज एज ए टेम्पलेट फॉर द डीएनए सिंथेसिस। वो जो सिंगल स्टैंडर्ड, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड जो है, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड जो है, इसको जब तक टेम्पलेट नहीं मिल जाएगा तब तक एसएसबी प्रोटीन्स जो है इसको पकड़ के रखिएगा, ठीक है। कब तक पकड़ के रखेगा, जब तक इसको टेम्पलेट ना मिल जाए, जब तक वो सिंथेसिस, न्यू डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट ना कर दे, तब तक क्या होगा, तब तक वहां पे डीएनए जो है, तब तक वहां पे डीएनए जो है वो क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है
वो वहां पे एसएसबी प्रोटीन्स आके बाइंड करेगा, ठीक है। सो टू स्टेबलाइज द सेपरेट स्टैंड, जो सेपरेट स्टैंड जो अलग हुआ है उसको स्टेबलाइज करने के लिए सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको एसएसबी प्रोटीन्स कहा जाए, रैपिडली बाइंडिंग टू द सेपरेट स्टैंड, सेपरेट स्टैंड पे कहता है बहुत जल्दी जाके, क्या तुरंत जाके बाइंड करता है। सो बाइंडिंग ऑफ वन एसएसबी, जब यहाँ पे एक एसएसबी की बाइंडिंग होती है तो द बाइंडिंग ऑफ द अनदर एसएसबी, फिर वहां पे दूसरी एसएसबी की बाइंडिंग होती है, फिर तीसरी एसएसबी की बाइंडिंग होती है। तो जब एक ऐसा प्रोसेस होना कि हमने आपको प्रमोट किया, आपने किसी और को प्रमोट किया, तो ये जो प्रोसेस जो होता है उसको कहा जाता है कोऑपरेटिव बाइंडिंग, ठीक है। तो इस टाइप की जो बाइंडिंग होती है इसे कहा जाता है कोऑपरेटिव बाइंडिंग। सो एसएसबी इंटरैक्ट विद द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर, और वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो कैसा होता है, हमेशा इंडिपेंडेंट मैनर में ही बाइंड करता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएसबी का क्या रोल होता है, व्हाट इज कोऑपरेटिव बाइंडिंग, एंड जो एसएसबी जो होता है वो डिपेंडेंट मैनर में बाइंडिंग करता है या इंडिपेंडेंट मैनर में बाइंडिंग करता है, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहां भी मैंने बनाया है डीएनए पॉलीमरेज। सो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड का चेन की सिंथेसिस करवाता है। दैट मींस कि यहां पे ये स्टैंड जो है, ये स्टैंड यहाँ पे ऐसा सेपरेट होके ऐसा हो गया ना, सेपरेट होके ऐसा हो गया। अब सेपरेट होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले प्राइमर आके बाइंड करेगा, और फिर प्राइमर आके बाइंड करेगा, दैट मींस कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोटाइड आके ऐड होगा। तो न्यूक्लियोटाइड का जो एडिशन का जो काम होता है ना, वो कौन करवाता है, वो करवाता है जिसको कहा जाता है पॉलीमरेज, ठीक है, उसको कहा जाता है पॉलीमरेज। आपको पॉलीमरेज को समझने से पहले आपको एक बात और समझनी चाहिए। देखो न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक जो होता है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, और एक और जो होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। अगर बात करें न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें होता है सुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेसिस। और अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें न्यूक्लियोसाइड का, तो यहां पे होता है सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस, यहां पे कोई भी फॉस्फेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो बनता कैसे है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो बनता कैसे है, ठीक है। अब देखो होता कुछ ऐसा है कि आपको क्या बनाना है, आपको डीएनए की, न्यू डीएनए की सिंथेसिस करवाना है ना बेटा, न्यू डीएनए की सिंथेसिस करवाना है। तो देखो अभी हमने जब स्ट्रक्चर देखा था, हमने देखा था ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे बाइंड होता है नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे बाइंड होता है नाइट्रोजिनस बेसिस, का मतलब कि प्यूरिन होगा या फिर पिरामिडिन होगा, ठीक है, प्यूरिन होगा या फिर पिरामिडिन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ये होगा CH3OH, ये जो फिफ्थ कार्बन होता है, ये जो फिफ्थ कार्बन है, ठीक है, ये जो फिफ्थ कार्बन है, यहां पे प्रेजेंट होता है फॉस्फेट, ठीक है, यहां पे प्रेजेंट होता है फॉस्फेट, ठीक है। यस, यहां पे प्रेजेंट होता है फॉस्फेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दैट मीन्स कि ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बन गया, ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बना। अब ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बनाना, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग दो बाइंडिंग के बारे में बात कर सकते हैं कि ये जो सुगर है और ये सुगर जो नाइट्रोजनस बेस से जो आके बाइंड होता है, तो यहाँ पे एक बाइंडिंग प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो लिंकेज जो होता है वो होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और यहाँ पे ये जो सुगर, ये जो यहाँ पे सुगर है और ये जो फॉस्फेट के बीच में जो लिंकेज होता है, इसको बोला जाता है ईस्टर लिंकेज, ठीक है, इसको बोला जाता है ईस्टर लिंकेज। तब जाके
ये क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ऐड हो जाता है, ठीक है। अब हमें पता है कि डीएनए की जब हम लोग सिंथेसिस करवाते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ, तो एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो एडिशन जो होता है वो कैसे होता है, उनके बीच में होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो अब देखो इसी को और जूम करके समझो, ठीक है, कि हमने एक न्यूक्लियोटाइड बना लिया, ठीक है। अब एक बात और कि हम हमेशा बोलते हैं कि जो न्यू डीएनए की सिंथेसिस होती है ऑलवेज 5 to 3 डायरेक्शन में होती है, ये बोलते हैं ना। अभी हम ये भी सीखेंगे कि 5 to 3 डायरेक्शन हम उसको क्यों बोलते हैं। तो देखो अगेन यहाँ पे एक सुगर है, ठीक है, ये सुगर है, ये सुगर है, ठीक है, ये सुगर है। अब यहां पे क्या प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है CH3OH, ठीक है। और यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, यहां पे प्रेजेंट होता है फॉस्फेट, ठीक है, यहां पे प्रेजेंट होता है फॉस्फेट, ठीक है। अब यहां पे क्या प्रेजेंट है, यहां पे आपका प्रेजेंट है, अच्छा यहां पे नहीं बना था ना, यहां पे प्रेजेंट है O, यहां पे प्रेजेंट है H, यहां पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे OH होगा ना, और यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी H, और इधर पे नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस, प्यूरिन और पिरामिडिन कुछ भी, ठीक है। अब देखो ये जो फॉस्फेट है ना, ये फॉस्फेट का यहाँ पे ये क्या करता है, ये फॉस्फेट जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर देता है, किसका, वाटर का, हाइड्रोलिसिस करता है किसका, H2O का। वाटर का एक रिमूवल, यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एक H2O का फॉर्मेशन हो रहा है ना, यहाँ पे एक वाटर का। तो जब इनके बीच में, दैट मीन्स कि अब यहाँ पे, ठीक है, चलो इसको जूम करके ही बना देते हैं। यहाँ पे जब आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे जब आप देखोगे तो एक यहाँ पे हमने फॉस्फेट बनाया है, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट और यहाँ पे जो सुगर प्रेजेंट है, यहाँ पे जो सुगर प्रेजेंट है, इनके बीच में एक लिंकेज हो जाता है। ये लिंकेज जो होता है इसको बुलाता है पीडी बॉन्ड बेटा, ठीक है, पीडी बॉन्ड। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो देखो ये तो था 5 कार्बन, है ना, और यहाँ पे जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, 3 प्राइम पे हुआ। मतलब कि न्यू न्यूक्लियोटाइड का एडिशन जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है, वो हमेशा एडिशन, न्यू न्यूक्लियोटाइड का एडिशन जो होता है वो 3 प्राइम OH पे होता है। आप यहाँ पे देखो कि 3 प्राइम OH पे ही एडिशन हुआ है ना, 3 प्राइम OH पे किस क्या ऐड हुआ, फॉस्फेट का ऐड हुआ है। दैट मींस कि डायरेक्शन इसी वजह से हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको 2-3 बात, दैट मींस ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत सारी बातें सीखा। एक तो ये सीखा कि पॉलीमरेज का कैसे काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा बात हम ये सीखे कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो है उसके बीच में प्यूरिन और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है, और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है। तो अगर हम लोग बात करें शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस का तो उसके बीच में होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर हम लोग बात करें शुगर और फॉस्फेट तो उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में होता है एस्टर लिंकेज। अगर हम बात करें दो फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिसे पीडी बॉन्ड भी कहा जाता है, ठीक है। चलो पीडी बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यस हम लोग बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक का, सॉरी हम बात करें प्रोकैरियोटिक का, तो प्रोकैरियोट्स में बेसिकली 5 टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 3। मतलब मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम जो होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है, ठीक है। अब क्यों होता है वो देखते हैं। तो इस टेबल को देखने से पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में अगर हम लोग बात करें, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, ठीक है। तो जैसे डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इससे पहले हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है।
रेट ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। रेट ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है, ठीक है, अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1, और क्या होता है डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग बात करें रेट ऑफ रेप्लिकेशन, तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, वो 20 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड ऐड करता है, और सेकेंड जो होता है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, वो 40 न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो पर सेकेंड ऐड करता है, और ये जो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, वो 1000 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो पर सेकेंड ऐड करता है, ठीक है, पर सेकेंड ऐड करता है, ठीक है। तो ये हो गया रेट ऑफ रेप्लिकेशन। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें प्रोसेसिविटी, ठीक है, प्रोसेसिविटी, कि अगर डीएनए गलत हो जाए तो सबसे पहले कौन प्रोसेस करेगा, तो यहां पे भी हम 3 पॉलीमरेज के बारे में बात करेंगे। दैट मींस डीएनए पॉल 1, डीएनए पॉल 1, डीएनए पॉल 2, डीएनए पॉल 2 एंड डीएनए पॉल 3, ठीक है, 3 देखा। अब देखो प्रोसेसिविटी जो होती है ना, प्रोसेसिविटी जो होती है, ठीक है, प्रोसेसिविटी जो होती है, इसकी भी लो होती है, इसकी भी लो होती है, और इसकी भी हाई होती है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम जो होता है, मेन रेप्लिकेटिंग पॉलीमरेज, 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 मेन रेप्लिकेटिंग पॉलीमरेज इज पॉल 3, किसमें, इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो 1 सेकेंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड का ऐड कर रहा है, तो नंबर 1 की इसका रेट ऑफ एंजाइम जो है, रेट ऑफ रेप्लिकेशन है वो हाई है। अगर हम लोग बात करें प्रोसेसिविटी का, कि अगर गलत भी ऐड हो गया तो प्रोसेस करने की बात है, क्योंकि हमने ये पढ़ते कि डीएनए पॉलीमरेज बहुत ज्यादा फास्ट और कैसा होता है, एक्यूरेट होता है, तो प्रोसेसिविटी एक्यूरेटी किसकी ज्यादा है, डीएनए पॉलीमरेज 3 का, इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो कैसा होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो, तो उसको हॉलो एंजाइम्स भी कहा जाता है, ठीक है। देखो अब आप इस स्लाइड पे आ जाओ, अगर हम लोग यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप का पॉलीमरेज बताया गया है। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है, ठीक है, वो उसके पास, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है उसके पास क्या होता है, उसके पास पॉलीमरेज एक्टिविटी होता है, ठीक है, उसके पास पॉलीमरेज एक्टिविटी होता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है, और एक्सोन्यूक्लियस भी एक्टिविटी होता है। सेम एज पॉल के पास, पॉल 2 के पास, इसके पास पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है 5 to 3 एंड एक्सोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है 3 to 5, इसके पास कोई भी एक्सोन्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता 5 to 3 प्राइम। अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज 3 का, तो इसके पास भी सिर्फ और सिर्फ 2 एंजाइम्स प्रेजेंट, 2 एक्टिविटी प्रेजेंट होता है, पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अगर हम लोग बात करें पॉल 4 का, इसके पास सिर्फ और सिर्फ पॉलीमरेज एक्टिविटी होता है, और 5 के पास भी सिर्फ पॉलीमरेज एक्टिविटी, इन दोनों के पास कोई भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है। तो देखो यहां पे आपने क्या पढ़ा, मेन एक्टिविटीज के बारे में अगर मैं बताऊं, ठीक है, मेन एक्टिविटी के बारे में बताऊं, ठीक है, मेन एक्टिविटी जो है, ठीक है, मेन एक्टिविटी के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो क्या देखा आपने, 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी, पॉलीमरेज एक्टिविटी, पॉलीमरेज एक्टिविटी, और एक और था 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और
5 to 3 अगेन एक और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी था, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। देखो जो 3 to 5 पॉलीमरेज एक्टिविटी को तो पॉलीमरेज एक्टिविटी ही बोलते हैं, लेकिन जो 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है इसको बोला जाता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। और जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है इसे कहा जाता है आरएनए रिमूवल या फिर प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी, प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी। तो कौन सा एक्टिविटी क्या कर रहा है, कौन सा पॉलीमरेज के पास कौन सी एक्टिविटी है, ये आपको पता चल गया है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है उसके पास कौन सी एक्टिविटी नहीं, डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास ये आरएनए रिमूवल एक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है, आरएनए रिमूवल एक्टिविटी जो होता है नहीं होता है। लेकिन ये डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है उसके पास होलो एंजाइम्स होता है। देखो यहाँ पे 2 कोर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, 2 कोर एंजाइम्स होते हैं, इसको बोला जाता है कैटालिटिक एंजाइम्स, कैटालिटिक एंजाइम्स। अब ये कैटालिटिक एंजाइम्स जो होता है ना उसके पास ये जो अल्फा जो है, ये अल्फा जो है, ठीक है, ये जो अल्फा है, ठीक है, ये जो अल्फा है इसके पास होता है पॉलीमरेज एक्टिविटी, ये पॉलीमरेज एक्टिविटी होता है। और ये जो एप्सिलॉन जो है, ये एप्सिलॉन जो है इसके पास होता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। और ये जो थीटा होता है ये होता है प्राइमर रिमूवल, प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी, ठीक है। तो होलो एंजाइम के बारे में समझ में आ गया। अब और देखो, ठीक है, अब यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज के बारे में देखो। ये तो हमने देखा था प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, अब यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो मेन जो होता है वो अल्फा पॉलीमरेज होता है, लेकिन अल्फा पॉलीमरेज के पास क्या होता है, एक्टिविटी अच्छी नहीं होती, इस वजह से वो स्विच कर जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। सो लाइक बैक्टीरिया यूकैरियोटिक हैव द सेवरल टाइप ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज, जैसे बैक्टीरिया के पास बहुत सारे पॉलीमरेजेस होते हैं उसी तरह यूकैरियोट्स के पास भी बहुत डिफरेंट टाइप का पॉलीमरेजेस होता है। सो सम हैव द लिंक टू द पर्टिकुलर फंक्शन सच एज द रेप्लिकेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, द रेप्लिकेशन न्यूक्लियर क्रोमोसोम प्राइमरली इन्वॉल्व इन द मल्टी सबयूनिट डीएनए पॉलीमरेज। सो हाईली प्रोसेसिव डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन इज सिंथेसाइज्ड बाय द लीडिंग स्ट्रैंड एंड द डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा इज सिंथेसाइज्ड बाय द लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है, अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की सिंथेसिस का, तो यहां पे बोल रहा है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस है, जो लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस है वो कौन करवा रहा है, ये जो यहां पे अगर हम बात करें ये लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस जो है, ठीक है, लीडिंग का वो कौन करवा रहा है, वो करवा रहा है डेल्टा। और अगर हम बात करें यहां पे जो लीडिंग और यहां पे जो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस जो हो रही है वो करवा रहा है एप्सिलॉन, ठीक है। बेसिकली करवाता तो अल्फा है, लेकिन अल्फा के पास क्या होता है, एक्टिविटी जो है वो नहीं अच्छी होती, इसी वजह से ये पॉलीमरेज स्विचिंग का एक प्रोसेस होता है वो हो जाता है। दैट मींस कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो होता है ना वो रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, रिप्लेस हो जाता है किससे, डेल्टा से। और सेम डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है वो रिप्लेस, सॉरी अल्फा जो है, ठीक है, यहां पे अल्फा लिख लो, यहां पे लिख लो, हाँ अल्फा, वो किससे रिप्लेस हो जाता है, वो रिप्लेस हो जाता है किससे, एप्सिलॉन से। ये जो प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है पॉलीमरेज स्विचिंग प्रोसेस, ठीक है, पॉलीमरेज स्विचिंग प्रोसेस, पॉलीमरेज स्विचिंग, ठीक है।
इसको बोला जाता है पॉलीमरेज स्विचिंग, ठीक है। सो देखो, द डीएनए पॉलीमरेज अल्फा डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर सिंथेसाइज द आरएनए प्राइमर एंड आल्सो एक्सटेंड द अबाउट द 10 न्यूक्लियोटाइड डीएनए सिंथेसिस। जो अल्फा जो है वो सिर्फ कितना न्यूक्लियोटाइड को एक्सटेंड कर सकता है, सिर्फ 10 कर सकता है, ठीक है। सो वन सबस्टांस वन सब यूनिट ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज प्राइमेज एक्टिविटी एंड द लार्जेस्ट सब यूनिट, इतना इसका सब यूनिट्स होते हैं पॉलीमराइजेस एक्टिविटी। हाउएवर द पॉलीमरेज डीएनए अल्फा हैज द नो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, इसके पास कोई प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एंड अनसुटेबल फॉर द हाई फिडेलिटी ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, और ये सुटेबल नहीं होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है उसका करा जाता है पॉलीमरेज स्विचिंग, किसके साथ, डेल्टा के साथ और एप्सिलॉन के साथ, क्योंकि उनका जो फिडेलिटी जो होता है वो हाई होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह करके जो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, ये तो हमने बात किया था प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का, कि ऐसे ऐसे सारे इंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेम इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो भी यूज होता है यूकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ऑल्दो ये चीज को आप सेल बायोलॉजी में भी पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे भी देखो, हमें पता है कि अगर हम लोग बात करें सेल स्टेज का, तो कितने सारे होते हैं, एक होता है G1 फेज, एक होता है S फेज और एक होता है G2 फेज, एक होता है M फेज। ये 4 स्टेज होता है ना, यही 4 स्टेज होता है, ये 4 स्टेज होता है, ठीक है, ये 4 स्टेज होता है। अब देखो, देखो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है एक G1 फेज है और एक S फेज है, ठीक है, एक G1 फेज और एक S फेज में। अब देखो यहां पे क्या है कि हेलिकेज का लोडिंग जो होता है वो कौन करवाता है, हेलिकेज का जो लोडिंग है वो करवाता है यहाँ पे CDC 45 एंड SID3, ठीक है। ये कहा रहा है लोडिंग जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोडिंग जो है वो करवाया जाता है कहां पे, G1 फेज में। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हेलिकेज एक्टिव कहां होता है, तो हेलिकेज एक्टिव जो होता है वो होता है एस फेज में। तो आप यहां पे देखो कि डीएनए हेलिकेज जो है वो लोड हो चुका है, एक हेलिकेज यहां पे रेप्लिकेशन ऑफ फॉर्क बन चुका है, तो एक रेप्लिकेशन इधर मूव कर रहा है हेलिकेज, और एक इधर मूव कर रहा है, तो एक हेलिकेज यहां पे बाइंड है और एक हेलिकेज यहां पे बाइंड। तो हेलिकेज का जो एक्टिवेशन जो होता है बेटा वो कहां पे होता है, हेलिकेज का जो एक्टिवेशन जो होता है वो होता है G1 फेज में, ठीक है, सॉरी वो होता है S फेज में। G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज में सिर्फ हेलिकेज का लोडिंग होता है, ठीक है। तो ये तो था, दोनों हमने हेलिकेज के बारे हमने देख लिया कि रेप्लिकेशन जो होता है वो स्टार्ट कैसे होता है, इनिशिएशन का प्रोसेस हमने देख लिया। अब हमें देखना है एलोंगेशन, ठीक है, एलोंगेशन का प्रोसेस देखना है, ठीक है, एलोंगेशन का प्रोसेस देखा है। अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन एलोंगेशन या फिर हम लोग प्रोकैरियोटिक एलोंगेशन, दोनों में ही सेम होता है कि सपोज यहां पे क्या है, ये डीएनए स्टैंड है, ठीक है, ये डीएनए स्टैंड है और यहाँ पे उसका कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होगा। अब इसको कॉम्प्लीमेंट्री मानते हुए यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का एडिशन होता है, ठीक है, डीएनए का क्या होता है, एडिशन होता है। तो ऐसे करके यहाँ पे प्राइमर जो है वो क्या होता है, सिंथेसाइज होता हुआ चला जाता है। तो दैट मीन्स कि ये क्या होगा, ये 5 प्राइम एंड होगा और ये 3 प्राइम एंड होगा। तो हमेशा न्यू न्यूक्लियोटाइड का अगर मैं बात करूं एनटीपीज का, ठीक है, हमेशा न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेज जो होता है वो हमेशा ऐड कहां पे होता है, हमेशा ऐड जो होता है वो होता है 3 प्राइम OH पे, ठीक है। और जब यहाँ पे कि सपोज यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो गया, तो यहां से क्या होता है, डाइफॉस्फेट होता है, क्योंकि फॉस्फेट जो होता है वो 3 फॉस्फेट होता है, ठीक है। तो डाइफॉस्फेट जो होता है वो कैसा होता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है, डाइफॉस्फेट जो होता है, डाइफॉस्फेट जो होता है वो रिलीज हो जाता है, डाइफॉस्फेट होता है रिलीज, क्योंकि जब फॉस्फेट आता है ना न्यूक्लियोटाइड के साथ, क्योंकि हमने ये देखा, ठीक है, हमने
यस, अब सही है। देखो, अगर हम लोग बात करें, हमने न्यूक्लियोटाइड में देखा कि सुगर है, फॉस्फेट है और नाइट्रोजनस बेसिस है। तो फॉस्फेट जो आता है ना, वो 3 फॉस्फेट आता है, ऐसा 3 फॉस्फेट आता है, ठीक है। अब ये जो फॉस्फेट होता है ना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा और ये होता है गामा। तो जो डाइफॉस्फेट जो होते हैं ना, वो ये होता है कि इसका जो होता है जब एडिशन हो जाता है तो ये जो गामा और बीटा जो होता है वो कैसा हो जाता है, वो रिलीज हो जाता है। गामा और बीटा फॉस्फेट जो है वो क्या हो जाता है, बीटा, गामा और बीटा फॉस्फेट जो है बेटा, वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। तो ये प्रोसेस जो होता है वो एलोंगेशन में होता है। अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक का या प्रोकैरियोटिक का, दोनों में एलोंगेशन का प्रोसेस जो है बिल्कुल ऐसा ही चलता है, ठीक है। अब देखो, एलोंगेशन तो हो गया, ठीक है, एलोंगेशन तो हो गया, ठीक है, लेकिन टर्मिनेशन कैसे होता है? एलोंगेशन तो हो गया, लेकिन टर्मिनेशन कैसे होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर 2 हेलिकेज है, ठीक है, कि अगर डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, न्यू डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या बनता ही रहेगा? नहीं, एक टाइम पे जाके वो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो होता कैसे है, वहां पे होता है टर और टस कॉम्प्लेक्स कि 2 हेलिकेज जो होता है वो आपस में जाके फ्यूज कर जाते हैं, तो वहीं पे क्या होता है, जो डीएनए का सिंथेसिस जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है टर्मिनेशन प्रोसेस। अब देखो यहां पे, सो इन सम डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेशन इज द टर्मिनेटेड व्हेनेवर द 2 रेप्लिकेशन फॉर्क मीट। क्या बोल रहा है कि 2 रेप्लिकेशन फॉर्क, हमने ये देखा था ना ऐसा कि 2 रेप्लिकेशन फॉर्क बना है, ठीक है, एक रेप्लिकेशन फॉर्क यहां और एक रेप्लिकेशन फॉर्क, ये जब आपस में मिल जाते हैं ना, कि सपोज ये इस पॉइंट पे आके मिल गया, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो कैसा होगा, ये होगा टर्मिनेशन पॉइंट, ठीक है। यहां पे रेप्लिकेशन जो है वो कैसा होगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। सो द अनदर स्पेसिफिक टर्मिनेशन सीक्वेंस इज द टर साइट ब्लॉक टू द फर्दर रेप्लिकेशन। तो ये भी एक पर्टिकुलर, जैसे कि और रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से स्टार्ट हो, जिसको हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोल रहे थे, एटी सीक्वेंस बोलता है, उसी तरह टर्मिनेशन सीक्वेंस भी होता है और उस टर्मिनेशन सीक्वेंस को बोलता है टर साइट, ठीक है। सो टर्मिनेशन पॉइंट कॉल्ड द टस इन इकोलाई, इकोलाई में टस प्रोटीन होता है, बाइंड टू द दिस सीक्वेंस एंड क्रिएटिंग द टस टर कॉम्प्लेक्स। वहां पे क्या होता है, एक टस और टर कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, एंड दैट ब्लॉक द मूवमेंट ऑफ द हेलिकेज एंड thus स्टॉलिंग द रेप्लिकेशन फॉर्क एंड प्रिवेंटिंग द फर्दर डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क। सो टस एंड टर वंस द कॉम्प्लेक्स ब्लॉक द रेप्लिकेशन मूविंग टू डायरेक्शन बट नो अदर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो आपको यहां से जो क्वेश्चंस पूछा था, एक तो ये पूछा जाता है कि टर और टस कॉम्प्लेक्स क्या है, और एक ये पूछा जाता है, ये पूछा कि एंटी क्लॉकवाइज पे कौन सा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है और क्लॉकवाइज पे कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो इसको जो याद रखने का जो है, उसको याद रखने का जो, इसको याद करने का जो ट्रिक है, दैट इज गर्लफ्रेंड बहुत क्यूट है, ठीक है, गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा क्यूट है आप सभी की। और यहां पे जो आप याद रखेंगे वो ए रखेंगे, ADE, ठीक है, ADE, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज में कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट है, यहां पे होता है टर ई, टर डी और टर ए। लेकिन अगर हम लोग बात करें एंटी क्लॉकवाइज पे कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे होता है टर सी, टर बी, टर एफ एंड टर जी सीक्वेंस की। जीएफ बहुत क्यूट है, ठीक है, जीएफ जो है वो बहुत ज्यादा क्यूट है। तो ये क्या होता है, आपस में यहाँ पे 2 रेप्लिकेशन फॉर्क आके मिल जाते हैं और अल्टीमेट टर्मिनेशन जो है वो, अल्टीमेट रेप्लिकेशन जो है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा जो स्टोरी था, ठीक है, ये पूरा जो स्टोरी था वो था आपका रेप्लिकेशन का इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन का पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग रिवीजन देखें, ठीक है, कि क्या क्या हमने सीखा, हमने देखा कि वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज द इनिशिएशन, देन एलोंगेशन, देन टर्मिनेशन, ठीक है। तो आप यहां पे देखो कि यहां पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या बाइंड किया था, हेलिकेज एक स्टैंड पे, और वो हेलिकेज अनवाइंड करना स्टार्ट किया था डीएनए को, और उसके बाद क्या हुआ था, एलोंगेशन में हमने देखा कि यहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड का क्या हुआ, एडिशन हुआ और हेलिकेज और आगे मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो हेलिकेज यहाँ पे है, और जब एलोंगेशन हुआ तो हेलिकेज और आगे मूव किया है, और जब टर्मिनेशन हुआ तो ये और आगे और पास में आ गया, और फाइनली आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 हेलिकेज आपस में जाके मिल गया, तो वहां पे टर्मिनेशन हो जाता है, और अल्टीमेट एक हमें ऐसा डीएनए का स्टैंड जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है।
ओके, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सो अगर आपको कुछ डाउट है, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और बता सकते हो कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस सेशन। हम लोग जल्दी ही मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगेन। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन।